आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले आप नाम से ही पढ़ सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स, मतलब कि वैसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी और हम लिविंग मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर से आपको हर सवाल नीट के अंदर 2 क्वेश्चन मिल जाएँगे, जिसके अंदर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से, फिक्स 100% ये कार्बोहाइड्रेट का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको प्रोटीन्स, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड तीनों मिला के मिलेगा। अब आज के इस वीडियो को में हम सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। इसके लिए आपको बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म, नाम सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप नहीं समझोगे, आप ग्लूकोज के रिएक्शन को कवर नहीं कर सकते। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कवर करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन में इस चैप्टर इस बार आपको कवर करके दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? सर कार्बन है और हाइड्रेट है, मतलब कि सर पानी से मिला-जुला कुछ लग रहा है। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल ही है, वैसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब का पानी और कार्बन को जोड़ दो, तो वो जो जो बनेंगे उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन ये जो है ना, अर्लियर पहले इसको बोला जाता था कि सर पानी और सॉरी, कार्बन और पानी को जोड़ दो, जो जिस रेशियो में जोड़ोगे उसको उस वो जो चीज़ बनेगा उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। लेकिन जानते हो इस फॉर्मूला में दिक्कत क्या आ रहा था? कुछ ऐसे थे ना कि सर CxH2O, इस ये जनरल फॉर्मूला दे दिया गया था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अर्ली। कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि सर इसका ये फॉर्मूला को फॉलो तो कर रहे थे। जैसे अपना एल्डिहाइड हो गया, कुछ एल्डिहाइड्स थे जो कि तुम्हारे पास इसको फॉलो कर रहे थे, कुछ एसिड्स थे जो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इसको फॉलो भी नहीं कर रहे थे। तो उसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे बोलती है कि सर इसका जनरल फॉर्मूला ये हो गया, और वो बोलती है कि सर जैसे रेमिनोज शुगर है, रेमिनोज शुगर का आपको ये याद करना पड़ेगा। इसको याद करना कि रेमिनोज शुगर जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। रेमिनोज शुगर कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये तुम्हारे पास इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उससे तुम्हारे पास ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। और कुछ जैसे कि एसिटिक एसिड है और फॉर्मेल्डिहाइड है, कुछ ऐसे कंपाउंड है जो जो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, CxH2O को, बट उसके अंदर तुम्हारे पास आते नहीं हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते नहीं हैं। तो सर आप मॉडर्न क्या, आपने बोला कि सर देखिए ये तो अर्लियर, ये तो डेफिनेशन गलत हो गया कि हम लोग अगर सिर्फ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोले तो इसे गलत माना जाएगा। हाँ, तो मॉडर्न क्या है? मॉडर्न बोलते हैं कि सर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड और कीटोन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। मतलब कि सर वैसे कंपाउंड जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिविटी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब या तो वो डेक्स्ट्रोहेरेडिटरी होना चाहिए या वो लिवोहेरेडिटरी होना चाहिए, और वो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब उसके पास मल्टीपल OH ग्रुप उसके उस कंपाउंड के अंदर होना चाहिए। और सर वो एल्डिहाइड, उसका दो ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है या तो वो कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ पे आपने बोला कि सर बेसिक्स हमारे को इतना कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट को जानते हो बेसिस तुम्हारे पास बिहेवियर, बिहेवियर के बेसिस में कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अब देखो किस बिहेवियर पे इसको डिवाइड किया गया था। अगर तुम कोई भी कार्बोहाइड्रेट को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो, वो कितने पार्ट में टूटता है, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी के बिहेवियर में हमको डिवाइड किया गया है। अगर मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड मतलब क्या है? मोनो, मोनो मतलब एक। अगर तुम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डिसॉल्व करते हो और उसका उसका ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है? ओलिगोसेक्राइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको अगर वाटर में आप डालोगे और अगर उनका ब्रेक डाउन हो गया 2 से 10, देखो एनसीईआरटी लिखती है 2 से 10, ठीक है। बहुत टीचर तुमको पढ़ाएंगे कि 8 से 10 भी हो सकता है, 10 लेस देन 10 होना चाहिए, बट एनसीईआरटी में जो लिखा है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो एनसीईआरटी में 2 से 10 लिखा है, तो हम लोग 2 से 10 मान के रखेंगे। तो 2 से 10 होना चाहिए, उसको ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड उसको कहते हैं कि सर जो मल्टीपल्स मोनोसेक्राइड को रिलीज करेगा हाइड्रोलाइसिस में, तो उसको हम लोग पॉलीसेक्राइड कहेंगे। तो देखते हैं एनसीईआरटी मोनोसेक्राइड के बारे में क्या बोलती है। मोनोसेक्राइड इसको कहते हैं जो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। सही बात है कि सर ये टूटता ही नहीं है वाटर में। और अब अभी तक हमारे नॉन में जो है तुम्हारे पास 20 मोनोसेक्राइड्स हम लोग जानते हैं। आपको आपके एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। इसको याद करने का तरीका है GFR। आप याद कर लो, मोनोसेक्राइड को याद करने का तरीका है GFR। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो GFR, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज, 3 शुगर से आपके GFR मोनोसेक्राइड याद हो गए। आपके एनसीईआरटी के सारे मोनोसेक्राइड हमको याद हो गए।
और आगे चलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। हमने बताया सर ओलिगोसैकेराइड जो है सर 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस पे निकालती है, उसको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को ही आगे क्लासिफाई कर दिया गया है, तुमको किस में जानते हो? डाइसैकेराइड्स में, ट्राइसैकेराइड्स में और टेट्रासैकेराइड्स में। अब ये क्या होता है देखो, डाइसैकेराइड्स उसको कहते हैं कि जो सिर्फ हाइड्रोलाइसिस पे 2 मोनोसैकेराइड्स को रिलीज करेगा, उसको अपन डाइसैकेराइड्स कहेंगे। ट्राइसैकेराइड उसको कहेंगे जो हाइड्रोलाइसिस पे 3 मोनोसैकेराइड रिलीज करेगा। टेट्रा किसको कहेंगे सर? जिसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमको 4 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, उसको हम टेट्रासैकेराइड्स कहेंगे। ईज़ी है। ये सर नेमिंग तो ईज़ी है। अब देखो, जब सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है ना हमारा डाइसैकेराइड्स होता है। तो एक स्टेटमेंट अगर आ गया मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड इज़, तो ऑप्शन में आएगा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। तुम क्या बोलोगे? सर मोस्ट कॉमन क्या है? डाइसैकेराइड्स। अब देखो, जब तुम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करोगे तो वो तुम्हारे पास जो मोनोसैकेराइड्स है ना वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अब सर आपने बोला कि सर हमको 2 एग्जांपल, तो इसमें ओलिगोसैकेराइड्स के भी 2 एग्जांपल तुमको याद करने हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले आता है सुक्रोज, एक माल्टोज। सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है। ये देखो इसमें 2 अलग-अलग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स रिलीज होते हैं। यस सर। और आता है तुम्हारे पास माल्टोज। माल्टोज में तुम्हारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज होते हैं। तो ये देखो सेम, यहाँ पे सेम यूनिट आता है और सुक्रोज के अंदर 2 डिफरेंट यूनिट का मर्जर हुआ है। तो यहाँ पे हमने ओलिगोसैकेराइड्स को भी खत्म कर दिया है। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स के अंदर। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर सिंपल सा बात है, हमने सर ऊपर ही पढ़ लिया था कि जो सर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स को रिलीज करेगा, उसको अपन लोग पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे। एनसीईआरटी भी वही बोलती है कि सर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को रिलीज करता है, उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। अब इसका एग्जांपल तुमको तो याद ही होगा, बायोमोलिक्यूल्स में हम आराम से पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ग्लूकोज, गम, ग्लूकोज सॉरी ग्लाइकोजन, सेलुलोज और गम्स अपने होते हैं। अब देखो, पॉलीसेक्राइड्स होता है नॉट स्वीट, स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। अब देखो, तुमको यहाँ पे पढ़ा होगा कि सर देखो, हमने पढ़ा था कि सर देखो शुगर जो होते हैं, जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, उसको हम लोग शुगर्स कहते हैं। तो आपने क्या बोला कि वैसे सर, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सर स्वीट टेस्ट में करते हैं उसको शुगर्स कहते हैं। और एक बात याद रखना, पॉलीहेड सॉरी अपना पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं ना, उनको कभी शुगर नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि वो नॉन स्वीट इन टेस्ट होते हैं। मतलब कि सर अगर स्टेटमेंट में हमको कहीं कार्बोहाइड्रेट की जगह पे अगर शुगर्स यूज करना है, तो उसे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स के लिए यूज कर सकते हैं। वो भी हमेशा नहीं करते, डाइसेक्राइड में सारे शुगर्स नहीं होते, कुछ ही होते हैं। लेकिन मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स की जगह पे कभी हम लोग शुगर्स को यूज ही नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हमको स्टेटमेंट बोल दिया कि सर शुगर्स विच गिव्स more than 3 monosaccharides या more than multiple monosaccharides on hydrolysis is called polysaccharides, तो गलत हो जाएगी क्योंकि सर यहाँ पे शुगर्स लिख दिया। और पॉलीसेक्राइड को कभी हम लोग शुगर नहीं कहते हैं, क्योंकि पॉलीसेक्राइड जो होता है ना, कभी तुम्हारे पास स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। शुगर्स उन्हीं को कहते हैं जो स्वीट इन टेस्ट का होता है। और स्टेटमेंट एक और ऐसा बना सकता है कि क्या ऑल मोनोसेक्राइड्स आर नोन एज शुगर, सही बात है। लेकिन क्या ऑल ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज शुगर? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सर हमको पता है ना कि सर कभी भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को शुगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या आ जाएगा सर? पॉलीसेक्राइड्स आ जाएगा। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? एक नॉन शुगर्स होता है। अब देखो, एक सबसे पहले आता है कि सर रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। सिंपल सी बात है, ये देखो मेरा कॉन्सेप्ट समझो, मेरा कॉन्सेप्ट समझो। तो मैं आप पे चल रहा था कि सर रिड्यूसिंग शुगर्स कैसे पता करते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर्स, ये भाई ये तरीका कहीं फॉलो मत करना। अपना तरीका है रिड्यूसिंग शुगर फॉलो करने का है। ये तरीका जुगाड़ है, लेकिन आंसर सही आएगा, अपने कोर्स का सारा आंसर सही आएगा। तो हमको पता करना है कि सर ये शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो तुम सबसे पहले एक काम करना कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना कि सर उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है या फिर उसका नाम दिया हुआ है। अगर उसका नाम दिया गया है तो सिंपल सी बात है, हमारे हमारे कोर्स के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, उनके अंदर जो है ना मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स, अपने सारे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज। तो अगर सुक्रोज का नाम आया तो बोलना सर नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सारे क्या है? रिड्यूसिंग है। और अगर स्ट्रक्चर दे देगा तो तुम ऑक्सीजन के बगल में अगर OH होगा तो वो रिड्यूसिंग होगा। सर ये समझ में नहीं आया तो एक देखो, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको। ये देखो, ये रिंग है, यहाँ ऑक्सीजन है ना, रिंग के अंदर ऑक्सीजन है, इसके बगल वाले कार्बन पे OH है। यस सर OH है, मतलब ये क्या है? रिड्यूसिंग है। ठीक है, सारे ऑक्सीजन के बगल वाले सारे कार्बन पे, इस पे नहीं है OH, नहीं है सर, लेकिन इस पे है ना, हाँ रिड्यूसिंग है। ये ऑक्सीजन है, इसके बगल वाले कार्बन पे OH है, हाँ रिड्यूसिंग है। ऐसा ही तुमको सारे स्ट्रक्चर में चेक करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके बगल वाले कार्बन पे OH है, हाँ है रिड्यूसिंग है। तो सर रिड्यूसिंग पता करने का सिंपल सा एक ही नियम है, क्या है? कि सर जैसे कि हम लोग देखेंगे
कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो अपन लोग सिंपल सा बात है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो सर रिंग के अंदर ऑक्सीजन खोजेंगे, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है तो ये रिड्यूसिंग होगा। इसको हेमी एसिटल फॉर्म भी कहते हैं। कुछ चीजें ऐसे बताते हैं कि सर अगर हेमी एसिटल का फॉर्मेट होगा तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन अपन को याद करना है ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे OH होना चाहिए तो वो रिड्यूसिंग होगा। बात खत्म है। अब देखो सर, रिड्यूसिंग शुगर कहना क्या चाहते हैं हम लोग? आप तो समझ तो गए ना कि सर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पता कैसे करेंगे। मतलब सर रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा बात है कि सर वैसे शुगर्स या कार्ब, शुगर सही नहीं होगा बोलना क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स उसमें नहीं आते। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सर रिएक्ट करते हैं किससे? तुम्हारे फेलिंग सॉल्यूशन से, टॉलेंस टॉलेंस रीजन से, उनसे रिएक्ट करते हैं तो उनको कहते हैं सर हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स। और रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे जितने भी मोनोसेक्राइड्स है सारे रिड्यूसिंग है, सारे डाइसेक्राइड्स रिड्यूसिंग है, बस एक को छोड़ के, कौन? सुक्रोज को छोड़ के। और तुम्हारे पास वेदर एल्डिहाइड एंड कीटोन, आपको पता है कि सर सिर्फ टेस्ट कौन कौन देते हैं, टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देते हैं, एल्डिहाइडिक कीटोनिक टेस्ट है ये सब। अब देखते हैं सर, अब देखो डाइसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स के बाद तुम्हारे पास आता है कि सर देखो अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ कार्बन 3 है उसको ट्रायोज कहते हैं, 4 है तो टेट्रोज कहते हैं, 5 है तो पेंटोज कहते हैं, 6 है तो हेक्सोज कहते हैं, 7 है तो हेप्टोज कहते हैं। अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 कार्बन का शुगर है तो उसको टेट्रोज तो कहते हैं, अगर उसको एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको एल्डो ट्रायोज कह सकते हैं। तो ये आपको नेमिंग है, आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको सत्य कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंपल सा बात है, आपको पता है कि सर ग्लूकोज जो होता है सर हमारे नेचर में फ्री पाया जाता है, रिप्स ग्रेप्स के अंदर, ये तो आपको याद करना पड़ेगा लार्ज अमाउंट में कहाँ मिलता है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सबसे पहले आता है सर हम लोग सुक्रोज से ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा बात है सर, सुक्रोज जो होता है तुम्हारे पास, सुक्रोज को अगर तुम, सुक्रोज एक पॉलीसेक्राइड है, सॉरी डायसेक्राइड है, सुक्रोज एक डायसेक्राइड है। और ये किससे बना हुआ था? पीछे हमने पढ़ा था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना हुआ था। तो अगर ये डायसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, तो ये किस में टूटेगा? सुक्रोज एक डायसेक्राइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट रहा है। तो हम लोग यहाँ से ग्लूकोज को फॉर्मेशन कर सकते हैं। और हमको लार्ज अमाउंट में, जैसे कि हम लोग लार्ज अमाउंट में, ऐसे बहुत कम बनेगा सर, एक सुक्रोज डालेंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा। अगर हमको लार्ज अमाउंट में सर बनाना है तो हम लोग स्टार्च, एक पॉलीसेक्राइड लेंगे। पॉलीसेक्राइड क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को रिलीज करता है। एक पॉलीसेक्राइड जैसे कि हमने स्टार्च ले लिया या सेलुलोज ले लिया, उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज का मिल जाएगा। और ये टेम्परेचर प्रेशर आप याद कर लीजिएगा, आपको कहीं अगर ज्यादा मन हुआ तो ये पूछ भी सकते हैं। और हमको ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ग्लूकोज के बारे में हमको ये पता है कि एक एल्डो हेक्सोज है। सर एल्डो हेक्सोज अभी पीछे हमने पढ़ा था, सर एल्डो हेक्सोज बोल रहा है, मतलब हेक्सोज बोल रहा है तो उसमें कितने कार्बन होंगे? सर हेक्सोज बोल रहा है तो वो 6 कार्बन को लेकर चल रहा होगा, एग्जैक्टली वो 6 कार्बन को लेकर चल रहा होगा। और एल्डो बोल रहा है मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ये नाम पढ़ के हमको क्या समझ में आया? सर ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन को लेकर चल रहा है। और एक बात याद रखना, ग्लूकोज जो होता है डेक्स्ट्रोरोटरी होता है, डेक्स्ट्रोरोटरी होता है, इसलिए इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज। सर इट इज द मोनोमर ऑफ मैनी लार्जर कंपाउंड। ठीक है, चलो इसमें कोई कुछ नहीं है। अब देखो ग्लूकोज का सर तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या पाया गया? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पाया गया C6H12O6। ये आपको याद करना पड़ेगा जबकि आपको याद ही होगा। तो अभी तक 2 फॉर्मूला हमको याद करना पड़ा, किसका किसका? एक आता है राइबोलोज और तुम्हारे पास एक आया ग्लूकोज। ये 2 को अलग अलग लेना, याद कर लेना। अब देखो ग्लूकोज को सर हमको कैसे पता चला? सबसे पहले आप देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमको ये पता करना था। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा दिमाग लगाया, तो पहला उन्होंने लगाया कि रेड पी प्लस एच आई। आपको पता है कि सर रेड पी प्लस एच आई हमने पहले पढ़ चुका है हाइड्रोकार्बन में, ये किसी भी ग्रुप को सर एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो सर रेड पी प्लस एच आई होगा तो सबको एल्केन में कर देगा। तो जब हमने ग्लूकोज को सर रेड पी प्लस एच आई में से हीट किया ना, वहां पे हमको मिल गया हेक्सेन। हेक्सेन मिलने से हमको ये तो पता चला कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है। आपको अगर ये स्टेटमेंट दे दे और ये प्रूफ बोल दे कि ये प्रूफ करता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, एग्जैक्टली सर ये प्रूफ करता है। अगला बात बोलता है कि सर ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप कैसे है? हमको कैसे पता चला ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है? तो आपको बोला सर हमको कार्बोनिल ग्रुप पता करना है, तो हम लोग कोई भी ऐसा टेस्ट कर लेंगे ना जो कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट होगा, जैसे कि हम लोग HCl से एडिशन करा दे। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने क्या, ऑक्साइम ले लिया, ऑक्साइम ले लिया, हाइड्रोक्साइम, और उससे रिएक्ट करवा दिया तुम्हारे पास ग्लूकोज को। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्साइम का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पे एडिशन हो जाता है। ये तुमने पढ़ लिया होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ अपने दिमाग में क्या आया कि सर इसमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड तो है। कौन सा है? या तो तुम्हारे पास ऑक्साइड से रिएक्ट करवा दिया और यहाँ पे HCl, दोनों साइनोहाइड्रेट का भी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो आपने ये देख लिया कि सर इसके अंदर कंपाउंड तो है,
अपना कंपाउंड तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन कौन-सा कार्बोनिल कंपाउंड है अब ये कैसे पता चलेगा? सर या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। हाँ, देखो, अब तुमने पॉप-अप्स नियम पढ़ा होगा, पॉप-अप्स रूल्स। पॉप-अप्स रूल्स क्या कहता है कि सर देखो, कीटोन और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होगा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि तुम्हारे पास ब्रोमीन हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, इन सब से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको इस बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मतलब कि सर हमको पता चल गया इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है। अब हमको सर एल्डिहाइड या कीटोन करना है पता, तो हम क्या करेंगे ना सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग से ले लेंगे, उससे रिएक्ट करा देंगे। अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप एसिड बन जाएगा, तो सिंपल सा बात है कि सर उसके अंदर वो होगा, क्या होगा? कि सर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कीटोनिक ग्रुप होगा। एग्ज़ैक्टली साइंटिस्ट ने भी यही किया। उन्होंने क्या कि सर देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया कि सर यहाँ पे लिया तुम्हारे पास ग्लूकोज, ब्रोमीन प्लस वाटर, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखा कि सर ये बन गया तुम्हारे पास एसिड और इसका नाम आया ग्लूकोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है माइल्ड ऑक्सीजन तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और आपने बता दिया कि सर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वो ऑक्सीडाइज हो गया तो कीटोन नहीं होता। सिंपल सा बात है, अभी तुमको इतना समझाया भी मैंने कि अगर स्ट्रॉन्ग से होता तो कीटोन है। अब सर एक सवाल मेरे मन में डाउट रहा है, सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों नहीं यूज़ किया? हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज़ किया? एक स्टेटमेंट असर्शन बन सकता है। जानते हो क्यों यूज़ किया? सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते तो वो तो कीटोन को भी ऑक्सीडाइज़ कर देता और एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज़ कर देता। तो अपने को ये कैसे पता चलता कि इसमें कीटोन है या एल्डिहाइड ग्रुप है? हमको डिफरेंशिएट करना था, इसलिए हमने छोटे वाले से किया। समझ में आ गया? अब देखो, अब हमको सर देखो, अभी तक हमने पता कर लिया कि सर 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन के अंदर तुम्हारे पास कार्बोनिल कंपाउंड था, कार्बोनिल कंपाउंड के नीचे हमने देख लिया कि सर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा कितने ओएच ग्रुप है? उसके लिए सिंपल सा बात है सर, हमने किया एसिटाइलेशन। अब देखो इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप किया है। एसिटिक एनहाइड्राइड जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, अब इसमें देखो यहाँ पे ये टूटता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनता है। न्यूक्लियोफाइल जाएगा तुम्हारे पास जितने भी ओएच होंगे, सबको हटा देगा। ओएच को हटा के अपना ग्रुप बना, ये तुमने पढ़ लिया होगा तो समझाना तो नहीं चाहिए फिर भी। जैसे ये रिएक्शन हुआ तो क्या बना? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट एक स्टेबल है और 5 एसिटाइल ग्रुप लग गए इस पे, मतलब कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? सॉरी, कितने ओएच ग्रुप है? 5 ओएच ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, एग्जैक्टली। तो ये भी वही बोला कि 5 ओएच ग्रुप पता करने के लिए हमने पेंटा एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया और तुम्हारे पास बन गए तुम्हारे पास 5 ग्लूकोज के पेंटाएसिटेट्स। ग्लूकोज के पेंटाएसिटेट्स बनने के बाद तुमको इससे ये पता चलेगा कि सर हमारे पास 5 ग्लूकोज के अंदर 5 ओएच ग्रुप्स हैं। अभी तक हमने सर ग्लूकोज के अंदर 5 ओएच ग्रुप का पता कर चुका है। अब देखो सर छठा, छठा हमको ये पता करना है कि सर ग्लूकोज का हमने रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ। ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाने के बाद क्या हुआ ना कि सर ऑक्सीडेशन हो गया। अब सर देखो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सर तुम्हारे पास एल्डिहाइड को भी कर देगा और नीचे देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? एसिड बनता है, तो नीचे भी एसिड बन जाएगा, तो बन जाएगा सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या बना था? ग्लूकोनिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग से बन गया सैकरिक एसिड। सर इस टेस्ट का कराने का क्या फायदा हुआ? इसमें तो कुछ पता ही नहीं चला, सब तो पता ही था। पता चला है, पता चला कि इसके अंदर तुम्हारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है, क्योंकि एक ही एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ था, मतलब इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होगा। यस सर, एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ये इस टेस्ट से पता चला। ये सब असर्शन इंजन के क्वेश्चन है। 6 स्टेटमेंट है, 6 के 6 असर्शन इंजन आएंगे आपको। लैक्टिक एसिड से रिएक्ट कराने के बाद तुम्हारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सैकरिक एसिड बन गया तुम्हारे पास। सैकरिक एसिड इसमें इससे क्या पता चला कि एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है। असर्शन इंजन आपको बन जाएगा, याद रखिएगा। अब देखो, ये तुम्हारे पास तीनों के स्ट्रक्चर दे दिए हैं। तुम्हारे पास सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड के बाद सैकरिक एसिड है। यहाँ पे ग्लूकोज को तो मैंने आपको कर दिया कि सर ब्रोमीन वाटर या फिर तुम्हारे पास कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से ग्लूकोनिक एसिड बनता है, फिर सैकरिक एसिड बनता है। ये आपको याद करना है, बहुत ही ईजी है। अब देखो, एक आता है सर डी और एल। देखो, स्मॉल डी और स्मॉल एल कहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको कहते हैं लीवोरेटेटरी, जिसको प्लस और माइनस साइन से भी हम लोग कन्फ्यूज करते हैं। लेकिन अगर कैपिटल डी और कैपिटल एल ये अगर आ गया तो ये एक नोमेनक्लेचर है। ये अलग तरह का नोमेनक्लेचर है जिसको हम लोग ने
तुम्हारे पास ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने किया है। देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। अगर देखो लास्ट कार्बन पे OH अगर राइट साइड है तो उसको हम लोग डी कहते हैं, डी ग्रुप कहते हैं। और लास्ट कार्बन पे OH अगर एल साइड लेफ्ट साइड है तो उसको एल ग्रुप कहते हैं। अब किसी भी तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट का नाम में अगर कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा हुआ है, तुम यही समझना कि सर उसके स्ट्रक्चर के लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो सर उसको डी कह दिए, OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है तो उसको एल कह दिए। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे सर देखते हैं डी और एल, ये कौन सा ग्रुप है सर? ये डी ग्रुप है। ये कौन सा है? ये भी डी है, ये भी डी है। ग्लूकोज को सर कन्फिग्रेशन ऑप्टिकली, अब हाँ सही बात है कि डी और एल ग्रुप, कैपिटल डी और कैपिटल एल का तुमको कोई रिलेशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन है स्मॉल डी और स्मॉल एल का। ये अच्छा से समझ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। थैंक यू। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास डी और एल है ना, वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेटमेंट डालेंगे कि डी एंड एल इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिलेटिव है ना। ये तुम्हारे पास ग्लिसराइड से हमने कंपेयर करके बनाया है सबके लिए। तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। हमारा डी एंड एल सिस्टम अपना खत्म हो चुका है। अब देखो तुम्हारे पास अपना आता है कि सर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखो ग्लूकोज का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर देख लिया था। ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ऐसा कुछ दिखता है। यस सर। लेकिन ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था ना तुम्हारे पास ना, जब तुम ओपन चेन स्ट्रक्चर का, सर हमको पता है ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। जब ओपन चेन स्ट्रक्चर का हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे ना सर सिफ्स रीजन से, तो वो रिएक्शन नहीं दे रहा था। या फिर NaHSO3 का एडिशन टेस्ट करवा रहे थे तो वो भी तुम्हारे पास रिएक्शन नहीं दे रहा था। इससे हम साइंटिस्ट को लगा था कि यार एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद जब तुम्हारे पास पेंटा एसिटेट्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट्स हम पीछे बनाए थे, उनको जब हम तुम्हारे पास हाइड्रोक्साइम से रिएक्ट करवा रहे थे ना, तो तुम्हारे पास वो रिएक्शन नहीं कर रहा था। पेन देखो पहले हाइड्रोक्साइम से जब पेंटा सिर्फ ग्लूकोज को रिएक्ट करवा रहे थे तो वो रिएक्शन कर रहा था, मतलब उस टाइम फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप था। लेकिन जब हमने तुम्हारे पास पेंटा एसिटेट बना दिया तो वो उसको रिएक्शन करा रहा है हाइड्रोक्साइम से, तो रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि ग्लूकोज दो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा में डिफरेंस तुमको कुछ पता होना चाहिए। ये पूरा रटने वाला चीज़ है, आपको रटना ही है। ग्लूकोज में अल्फा बीटा ये क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर का डिफरेंस मैं बताऊंगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको याद होना पड़ेगा कि अल्फा का ज़्यादा होता है कि बीटा। अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं इस पे, कैसे बनते हैं, उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा अल्फा और बीटा का। ग्लूकोज इसमें कोई फॉर्म नहीं है। अब देखो सर ओपन चेन में क्या क्या दिक्कत था याद करो। ओपन चेन में दिक्कत ये था कि सर ये सिप्स सिप्स के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। ये तुम्हारे पास NaHO3 का एडिशन टेस्ट नहीं दे रहा था, उसका पेंटासिटेट था हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या, और ये अल्फा और बीटा दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की इस प्रॉपर्टी, इन सब प्रॉपर्टी को शो ना करना, इसको एक्सप्लेन करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या करता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलता है कि सर देखो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यस सर, यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है। तो पांचवा कार्बन का जो अल्कोहलिक ग्रुप होगा ना, ये तुम्हारे पास अटैक कर देगा इस एल्डिहाइडिक ग्रुप पे। इस एल्डिहाइडिक ग्रुप पे अटैक करके तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर अलग से बना देगा, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है ना तुम्हारे पास जो होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर अटैक के कारण बनता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है इंटरमोलिकुलर अटैक के कारण बनता है, जो कि 6 मेंबर का रिंग होता है उसको, जिसको हम लोग कहते हैं हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन, जो कि आपको आगे दिखाऊंगा। उसका ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, पांचवा कार्बन से अटैक हुआ। अब यहाँ पे तुम्हारे पास हेमिसिटल का फॉर्म बन गया। और पहला कार्बन होता है ना, इसको एनोमेरिक कार्बन कहता है, ये याद रखना। स्ट्रक्चर ऐसे आपको, अगर आपने क्लास में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ी होगी तो आपको स्ट्रक्चर वगैरह में दिक्कत नहीं होता, तो मैं तो फोर्स में नहीं करूंगा। ये आपको क्लास में सिखा दिया जाता है स्ट्रक्चर। मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन समझा रहा हूँ था। तो देखो सबसे पहले तो ये रहा तुम्हारे पास, इसको कहते हैं पायरान, पायरान रिंग कहते हैं। पायरान रिंग जो होता है ना, ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होता है, इसमें तुमको ये याद कर लेना कि सर इसमें दो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। 6 मेंबर की रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन होती है, एक ऑक्सीजन होती है, ये याद करना। अब पायरान रिंग में जो होता है इसी ग्लूकोज का, इस ये तुम्हारे पास देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिएगा।
अगर देखो, अगर पहले कार्बन पे अल्फ़ा ओएच अगर लोअर साइड है, अल्फ़ा देखो अल्फ़ा अल्फ़ा में एल आता है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे अगर ओएच लो है, तो उसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। अगर फर्स्ट कार्बन पे ओएच ऊपर है, तो उसको कहेंगे बीटा। अल्फ़ा में क्या आता है एल, एल मतलब क्या होता है लोअर। सिंपल से पहला कार्बन में अगर ओएच नीचे है, तो उसको कहते हैं अल्फ़ा और ओ अगर ओएच ऊपर है तो उसको कहते हैं बीटा। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स। अब देखो, अब आपने आपने बोला कि सर एनोमर्स किसको कहते हैं? एनोमर्स वैसे वैसे कंपाउंड होते हैं ना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम सेम होता है, बस तुम्हारे पास पहले कार्बन पे अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होता है तो उसको एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर्स। एपीमर्स क्या होता है? एपीमर्स उसको कहते हैं ना कि सर जिसका पह, पहला कार्बन छोड़ा के अगर कोई और कार्बन पे अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होगा, तो उसको एपीमर्स कहेंगे। और एनोमर्स किसको कहते हैं कि सर अगर पहले कार्बन पे ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, मतलब कि ओएच ऊपर नीचे है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनोमर्स। और एपीमर्स कहते हैं कि पहला कार्बन छोड़ा के अगर किसी कार्बन पे है तो उसको कहते हैं एपीमर्स। इसी के साथ अपना ग्लूकोज का कहानी यहाँ खत्म होता है। अब आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और फ्रक्टोज सिंपल सा ग्लूकोज की तरह है, बस कुछ डिफरेंस है। जैसे कि फ्रक्टोज के अंदर तुम्हारे पास कौन सा शुगर होता है? कीटोज शुगर होता है। फ्रक्टोज के अंदर कीटोज शुगर होता है, मतलब कि मेन ग्रुप इसका कीटोन ग्रुप है। ये भी स्वीट इन टेस्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज के अंदर तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर तुमको याद करना पड़ेगा। वहाँ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे होता है। सेकंड कार्बन पे एक कीटोनिक ग्रुप होता है, और वहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट कार्बन पे एक कीटोनिक ग्रुप, वहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रक्टोज के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है तुम्हारे पास सेकंड कार्बन पे। अब देखो ग्लूकोज कैसा रोटेटेड था? लिवो रोटेटेड था। सॉरी, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो था। फ्रक्टोज कैसा होता है? लिवो रोटेटेड होता है। अब देखो, तुम्हारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का है, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो तुम्हारे फ्यूरान रिंग है। फ्यूरान रिंग के अंदर तुम ये तुम्हारे पास इसका भी 5वां नंबर ऑक्सीजन तुम्हारे पास अटैक करेगा, और तुम्हारे पास बनेगा फ्रक्टोज, साइक्लिक फ्रक्टोज। अब तुमको इसका भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना के देख लेना, हर बार 10 बार कम से कम स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसमें देखोगे, इसके अंदर भी देखो, सेकेंड कार्बन पे अगर OH नीचे है तो उसको कहेंगे अल्फा, अगर सेकेंड कार्बन पे OH ऊपर है तो उसको कहेंगे बीटा। दो अलग अलग फॉर्म में तुम्हारे पास फ्रक्टोज भी रहता है। फ्रक्टोज में इतना है, आप बस यहाँ पे एक टेबल बना लेना जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में डिफरेंस लिख देना, याद हो जाएगा इजीली। डायासेक्राइड्स, डायासेक्राइड्स से दो हाइड्रोलाइसिस में सर तुम्हारे पास दो मोनोमर्स रिलीज करेंगे, दो मोनोसेक्राइड्स को रिलीज करेंगे, डायासेक्राइड्स कहेंगे। डायासेक्राइड्स तुम्हारे पास जो होते हैं ना, देखो एक ग्लूकोज है, दूसरे ग्लूकोज है, दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो तुम्हारे पास कहते हैं, उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये केमिकली कौन सा बॉन्ड होता है? एक ईथर बॉन्ड होता है। ईथर बॉन्ड को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या कह देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कह देते हैं। ईथर को क्या कह देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। ओके सर। दो मोनोसैकेराइड को हम लोग किससे जोड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कहते हैं। इसमें एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। अब देखो सुक्रोज का देखते हैं। सुक्रोज को अंदर तुमको पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज। सुक्रोज ये क्या बोलना चाह रहा है कि देखो, अगर तुम्हारे पास दो लिंकिंग हुआ है, दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, लेकिन वो तुम्हारे पास जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बन गया, यहाँ देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बन गया। यहाँ देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ग्रुप। यहाँ कीटोन का दूसरा कार्बन, यहाँ पे कौन सा होता है सर? यहाँ पे होता है हमारा कीटोनिक ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप भी तुम्हारे पास यूज हो गया, इसका कीटोनिक ग्रुप भी यूज हो गया। इसके पास ना एल्डिहाइडिक का प्रॉपर्टी बना, ना कीटोन का प्रॉपर्टी बना, तो क्या ये तुम बताओ, ये तुम्हारे पास फेलेंक्स फेलेंक्स को रिड्यूस करेगा? शिफ्ट्स को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। यहाँ पे असर्शन रीजन का सवाल बनता है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। असर्शन आएगा तुम बोलोगे एग्जैक्टली सर सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रीजन क्या होगा? रीजन होगा क्योंकि इन सुक्रोज both aldehydic and ketonic group of glucose and fructose are bonded। एग्जैक्टली सही बात है। यहीं पे वो लिखा है कि सर तुम्हारे पास सुक्रोज तुम्हारे पास नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है, इसका याद करना असर्शन रीजन है, ये आप याद कर लीजिएगा। याद क्या कीजिएगा, मैंने समझा ही दिया। अब देखो तुम्हारे पास सुक्रोज, अब तुमको जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं और डाइसेक्राइड्स हैं, ये किन-किन मोनोमर से बने हुए हैं, इनका तुमको स्ट्रक्चर के साथ याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब कि तुम्हारे पास डिट्टो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वैसे याद करना है। कार्बन कौन-सा कार्बन कैसे हुआ, किसका कार्बन है। जैसे कि सुक्रोज बोलेगा तुम बोलना कि पहला कार्बन तुम्हारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन।
ये तुमसे यहाँ भी किया जा सकता है ना, बीटा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, पहला कार्बन या दूसरा? दूसरा। तो आपको ऐसे याद करना है, सुक्रोज किस किस से बना हुआ है? पहला कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा कार्बन ऑफ दूसरा कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज का। ठीक है। तो सर सुक्रोज मतलब बना हुआ है पहला कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा दूसरा कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज का। तो इसमें तुमको सिंपल से बोल दिया कि सर रिड्यूसिंग ग्रुप जो होता है ना, तो मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सही बात है, अभी तो ऊपर पढ़े हैं ना सर सेम चीज, सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में तुम्हारे पास इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों ग्रुप यूज हो गया, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है। असर नीचे नहीं है, ये याद कर लेना, बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है नीट 2026 में इससे क्वेश्चन आ जाएगा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। अब देखो, हमने पढ़ा सर ग्लूकोज कैसा है, लिबोरेटरी, सही बात है। फ्रक्टोज कैसा है, क्या बोल रहे हैं सर? ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रो। फ्रक्टोज कैसा है, लीवो। सर डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों मिलके बना हुआ है, तो तुम्हारे पास सुक्रोज कैसा होगा, कैसे बताएंगे? तो इसको बताने का देखो, ग्लूकोज का ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना है, 52.5, और लिवोरेटरी तुम्हारा फ्रक्टोज का कितना है, 92.4। तो सर इसमें देखिए ना सर, फ्रक्टोज ज्यादा लिवोरेटरी है, तो सुक्रोज को डेक्स्ट्रोरेटरी नहीं होना चाहिए, लिवोरेटरी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तुमने सही सोचा है, लेकिन जब ये तुम्हारे पास वाटर के अंदर होंगे ना, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। लेकिन सुक्रोज का केमिकली कंपाउंड जो है ना, वो डेक्स्ट्रोरेटरी होता है। कैसा होता है? सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरेटरी शुगर। अब सर बट लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो सर फ्रक्टोज ज्यादा है उसके अंदर, तो वो लिवोरेटरी होना चाहिए ना, होना चाहिए लिवोरेटरी, और वो होता है भी लिवोरेटरी। जब हम सुक्रोज को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, तो वो तुम्हारे पास डेक्स्ट्रोरेटरी से लिवोरेटरी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा सर? डेक्स्ट्रो से लिवो बन जाएगा। मतलब कि सुक्रोज के अंदर सब कुछ तो ऐसा हुआ, क्या हुआ कि सर फ्रक्टोज ज्यादा बनने लगा, फ्रक्टोज ने अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी डोमिनेंस किया, और तुम्हारे पास उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होने लगा। सिंपल बात, इसलिए सुक्रोज को हम लोग एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। अगर तुमसे पूछ ले इन्वर्ट शुगर इज डेक्स्ट्रो या लीवो, तुम बोलोगे डेक्स्ट्रो, क्योंकि इन्वर्ट शुगर का एक नाम क्या है, सुक्रोज। इन वाटर इन्वर्ट शुगर इज लिवोरेटरी। याद रखना, ये डेक्स्ट्रो और लिवो में कंफ्यूजन होता है। सिंपल सा बात है सर, हाइड्रोलाइसिस के बाद सर ये लिवोरेटरी हो जाता है, बिफोर हाइड्रोलाइसिस ये डेक्स्ट्रोरेटरी होता है। फ्रक्टो ये याद करेगा, फ्रक्टोज तुम्हारे पास 92 होता है, और तुम्हारे पास ग्लूकोज का तुम्हें डेक्स्ट्रोरेटरी इतना होता है। सर सर ये ना कि सर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सुक्रोज जो होता है ना सर, तुम्हारे पास साइन ऑफ रोटेशन में चेंज आता है, वो डेक्स्ट्रो से लिवो हो जाता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर शुगर कहते हैं। असर्सन आएगा कि सर सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं, सही बात है। रीजन, बिकॉज इन हाइड्रोलाइसिस द साइन ऑफ द ऑप्टिकल रोटेटरी चेंजेस। सही बात है, एग्जैक्टली। तो सर पहला डाइसैकेराइड खत्म हो चुका है अपना, ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज। अब अगला अगला डाइसैकेराइड आता है माल्टोज। माल्टोज बहुत इजी है, माल्टोज देखो, माल्टोज से याद रखो, माँ, माँ से याद रखो। माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों में अल्फा ही होता है। क्या बोला सर मैंने? सर माल्टोज के अंदर अल्फा अल्फा होते हैं। अनदर डाइसैकेराइड माल्टोज इज कंपाउंड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब याद रखना कि सर दोनों अल्फा अल्फा होते हैं, लेकिन पहला ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरा ग्लूकोज का चौथा कार्बन, C1C4। सर हमने सुक्रोज में पढ़ा था C1C2, हाँ, और माल्टोज में पढ़े C1C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इसको तुम याद रखोगे, तुमको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी। ये देखो सर, मैंने एक अल्फा ग्लूकोज बनाया, मैंने दूसरा अल्फा ग्लूकोज बनाया। अब हमको पता है कि सर पहला कार्बन इसका, चौथा कार्बन इसका, दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकाल के बना दिया माल्टोज का स्ट्रक्चर। ऐसे तुम देख सकते हो, अच्छा ये देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। दो ग्लूकोज बने हैं, मतलब ये सुक्रोज तो होगा नहीं, सुक्रोज है ऑप्शन में कट गया, तुमको स्ट्रक्चर देख के पूछ सकता नहीं किसका स्ट्रक्चर है। देखो सर, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, पहला कार्बन और चौथा कार्बन, मतलब सर सिंपल से बताइए माल्टोज है क्या सर? आप इजी क्वेश्चन। रिड्यूसिंग शुगर एक्यूट, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप होगा, तो ये रिड्यूसिंग होगा, इजी। अब आता है लैक्टोज। लैक्टोज में याद करो कि सर तुम्हारे पास बीटा डी लैक्टोज और तुम्हारे पास बीटा डी ग्लूकोज। सर पहले लैक्टोज और फिर ग्लूकोज आता है, हाँ, दोनों बीटा बीटा होते हैं। देखो, सुक्रोज में आया अल्फा बीटा, फिर आता है माल्टोज, माल्टोज में अल्फा अल्फा, फिर आता है लैक्टोज, लैक्टोज में बीटा बीटा। और बीटा बीटा कौन से? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। ग्लैक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन। स्टेटमेंट में वो कंफ्यूज कर देंगे ना कि सर यहाँ पे ग्लूकोज कर देंगे, यहाँ पे लैक्टोज।
तो कार्बन याद रखना, पहला कार्बन किसका आता है? ग्लैक्टोज का आता है, ठीक है। और चौथा कार्बन तुम्हारा ग्लूकोज का बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्टली। तुमको यही याद करना है, तुमको कोई बड़ा बात है। पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड सिंपल सी बात है सर, वैसे शुगर्स नहीं कहते हैं। पहली बात तो याद रखना, पॉलीसेक्राइड्स को शुगर नहीं कहते हैं। पॉलीसेक्राइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, जो कि तुम्हारे पास मोर देन बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को रिलीज करता है। और वो सब तुमसे किससे कनेक्ट होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्ट होता है। पहला पॉलीसेक्राइड होता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है सर, अल्फा दी ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया होता है। स्टार्च जो होता है ना, तुम्हारे पास पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ना, स्टार्च के अंदर तुम्हारे पास दो तरह से जुड़े हुए होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। पहले अगर पहला कार्बन और चौथा कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक ग्लूकोज के बने हुए हैं, उस वैसे ग्रुपिंग करते हैं अमाइलोज। और अगर पहला कार्बन और छठे कार्बन के बीच में तुम्हारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, उसको कहते हैं बीटा, उसको कहते हैं सॉरी, उसको कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो आपने बोला कि सर दो, अमाइलोपेक्टिन के अंदर जानते हो क्या होता है? सेम भी होता है, सेम ब्रांचिंग भी होता है, डिफरेंट ब्रांचिंग भी होता है। C1 C4 ब्रांचिंग है तो उसको क्या कहते हैं? अमाइलोस, ओनली अमाइलोस। लेकिन C1 C4 और C1 C6 दोनों है तो अमाइलोपेक्टिन बन सकता है। अगर तुमसे स्टेटमेंट पूछ देगा कि सर C1 C4 लिंकेज तुम्हारे पास किस में पाया जाता है? अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। तुम बोलोगे सर अमाइलोज, और गलत हो जाएगा, नीचे होगा बोथ। C1 C4 लिंकिंग बोथ में पाया जाता है। C1 C6 लिंकेज किस पाया जाता है? अमाइलोपेक्टिन में। अब कुछ डिफरेंस है जो कि अब तुमको याद ही करना पड़ेगा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में क्या डिफरेंस है। एमाइलोज जो होता है ना, वाटर सॉल्युबल होता है। एमाइलोज पेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। 15 से 20% ऑफ दिस चार्ज तुम्हारे पास एमाइलोज रखता है। 80 से 85% मेन पॉइंट तुम्हारे पास क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन का होता है। एमाइलोज जो होता है, सिंपल सा बात है, देखो एक ही लिंकेज है ना, C1 C4 लिंकेज है तो ये अनब्रांच होता है। और ये तुम्हारे पास ब्रांच होता है। अल्फा डी ग्लूकोज दोनों का होता है। C1 C4 C1 C6 बोथ। ये तुम्हारे पास बेसिक डिफरेंस है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के अंदर। लेकिन बात तुम याद रखना, ऐसे याद कर सकते हैं, देखो कि सर ब्रांच है, एक जाली देखते हो, जाली। हाँ, जाली को सर हमने पानी के अंदर फेंक देते हैं ना, तो ऊपर तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है। तो तैरना को मतलब घुलना मान सकते हैं, नहीं सॉरी, डूबना को हम लोग घुलना मान सकते हैं, मतलब ये पानी के ऊपर तैर रहा है, मतलब वाटर इनसॉल्युबल है। ऐसे ही अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होता है, ये तो याद ही है ना सर कि दो अलग अलग बॉन्ड बनते हैं, C1 C4 C1 C6। तो ब्रांचिंग होता है, ये सब ब्रांचिंग होता है। ब्रांचिंग हो रहा है मतलब कि वो डूबेगा नहीं, ऊपर तैरेगा। तैरेगा तो क्या होगा? सर इनसॉल्युबल होगा। ऐसे याद कर सकते हो कि सर एमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और एमाइलो वाटर सॉल्युबल होता है अमाइलोज। ऐसे तुमने ये याद कर लिया, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्युबल। और देखो स्टार्च जो होता है मेनली तुम्हारे पास वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये तुमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुका है, बायोलॉजी के अंदर। उसे याद कर सर, मेनली वाटर इनसॉल्युबल होता है तो मेनली इसमें क्या होगा? एमाइलोपेक्टिन होगा। इजी। अब याद तुम पढ़ सकते हैं कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट डायटोस पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ये याद कर लेना। एमाइलो एमाइलोपेक्टिन, ये सारे सारे डिफरेंस जो होते हैं, इस सबको मैंने टेबल के फॉर्म में कर दिया, तुम याद कर सकते हो। अगला आता है सेलुलोज। सेलुलोज सिंपल सा बात है सर, तुम्हारे पास सेलुलोज जो होता है तुम्हारे पॉलीमर होता है किसका? बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। किसका होता है? पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इसमें होता है C1 C4 लिंकेज ही होता है। और तुम्हारे पास प्लांट के अंदर ये तुमको याद ही करना पड़ेगा, सारे तुम्हारे पास सारे याद करने वाली चीजें हैं। तुमको बस याद रखना है बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, और इनमें C1 C4 लिंकेज होता है। स्ट्रक्चर तुम देख के बता सकते हो कि सिर्फ अल्फा है कि बीटा है। ये अल्फा है कि बीटा है? ये अल्फा है कि बीटा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पहला कार्बन पे OH किधर है? ऊपर की तरफ है। ये कौन सा हुआ? बीटा ग्लूकोज हुआ। ऐसे ही देखना स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखते कि तुमको पता चलेगा सर ये पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में अगर अल्फा ग्लूकोज हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? स्टार्च होगा। बीटा हुआ तो क्या हुआ? सिंपल सी बात है सर, सेलुलोज हुआ। सेलो अब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सर सिंपल सा बात है, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। सबसे पहले तो इसको याद रखना है, ग्लाइकोजन को स्टोरेज फॉर्म में अपने बॉडी में यूज किया जाता है। इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर तुम्हारे पास देखो एक्सरसाइज यहाँ पे बेहतरीन एक्सरसाइज आएगा। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन के अंदर। किससे? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा था? C1 C4 C1 C6 लिंकेज होता था। मतलब कि तुम्हारे पास स्टार ग्लाइकोजन के अंदर भी C1 C4 C1 C6 लिंकेज होता है। और किससे बना हुआ था? अल्फा डी ग्लूकोज। क्योंकि स्टार्च किससे बना हुआ था? अल्फा डी ग्लूकोज। देखते हैं क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि सर तुम्हारे पास इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। एकदम सही बात है, हम लोग का हम ही ने बोला कहते हैं। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है ना एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। हमने भी बोला एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर।
सिमिलर होता है, लेदर मोर हाईली ब्रांच। एमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है और ज्यादा ब्रांच भी होता है। कौन? ग्लाइकोजन। इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। सर्सन क्या आएगा कि ग्लाइकोजन को एनिमल्स चार्ज करते हैं, सर्सन रीजन तुमको देना क्योंकि सर इसका स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है, बस। तो इसी के साथ तुम्हारे पास अपना पॉलीसेकेराइड भी खत्म हो चुका है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट तुम यहाँ पढ़ के याद कर लेना। अब अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, नहीं इसको खत्म ही कर लेते हैं ना, थोड़ा सा बचा हुआ है, क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चंस करके उसके प्रोटीन्स को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन्स को खत्म करेंगे। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा प्रोटीन का। उसके अंदर मैं एक एक कंफ्यूजन जो होते हैं ना बच्चों के बीच में कवर कर दूंगा। अब आता है सर, देखो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये तुम खुद पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो अब देखो सर, हमने 4 हेक्सोस पढ़ लिया, तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास कौन-कौन सा आ गया सर कि तुम्हारे पास ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, लेकिन सर 5 कार्बन का भी होता है, पेंटोज, जो कि तुम जेनेटिक्स के अंदर भर-भर के पढ़ते हो, जिसको कहते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोस और तुम्हारा 2 डीऑक्सीराइबोस, डी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ये तुम्हारे पास तुमको बस केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको ये याद करना है कि सर इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 कार्बन होता है, लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको सारे इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, कहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ नहीं होता है, कहाँ डबल बॉन्ड होता है, सब पता होना चाहिए, जो कि बायोलॉजी में तुम लोग पढ़ चुके हो। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है हमारे नीट के अंदर। नीट के अंदर तो पीवाईक्यू आपको लास्ट में एक साथ कवर किया जाएगा बायोमोलिक्यूल्स का पूरा। अभी हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर, सही बात है, बस साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आर नॉट। वो एक्सप्लेन, सिंपल सी बात है सर, देखो सॉल्युबल है, सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज और सुक्रोज सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि सर इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की क्षमता है, क्योंकि इसमें ओएच ग्रुप है। और बेंजीन इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि उसमें ओएच ग्रुप नहीं है। सर ये कैसे बता चुके हैं आप? कैसे बता, ये पूरा चैप्टर में कहीं पढ़ा ही नहीं गया है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दूसरा सवाल देखते हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज? सर लैक्टो ये मैं बताऊंगा भी नहीं, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या मिलेगा आपको पता है? जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज लैक्टोज। यस यस। हाउ डू यू एक्सप्लेन द absence of aldehyde group in the pentacetate of D glucose? सर पेंटासिटेट ऑफ डी ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप ऑब्सेंट है, ये तुमको कैसे बताओगे? सर पेंटासिटेट का जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे ना हाइड्रोक्साइड से, तो रिएक्शन कर नहीं रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि सर उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था। बस इसको एक्सप्लेन कर देना यार अपना, शुगर्स खत्म हो जाएगी। ये असरसन, ये मुझे लग रहा है कि इस साल असरसन ये आ सकता है, इसको इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन। इसी के साथ अपनी बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वाली सीरीज खत्म हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।